फेड एफओएमसी मिनट वीडियो, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और एक बिगिनर ट्रेडर के लिए ये वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले आपको ये लिंक बुकमार्क करनी है और जो लेटेस्ट एफओएमसी मिनट पीडीएफ है वो आप इस पीडीएफ बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जब अगला एफओएमसी मिनट आएगा सितंबर एफओएमसी के बाद, उसका लिंक यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एफओएमसी मिनट पीडीएफ अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और फेड की जो स्पीच होती है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जुलाई एफओएमसी मिनट पीडीएफ, एफओएमसी स्पीच, उसमें अलग इन्फॉर्मेशन आती है लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन उस स्पीच में बच जाती है जो आपको इस पीडीएफ में मिलेगी। लेकिन हमेशा तो नहीं, कई बार इस पीडीएफ की पावर एफओएमसी स्पीच के बराबर होती है। ये सारे एफओएमसी मेंबर हैं, ये हमेशा स्पीच देते रहते हैं और जब तक ब्लैकआउट पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाता ये कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। ये क्या बोलते हैं ये डिसाइड करेगा गोल्ड किस डायरेक्शन में जाएगा। और पिछले हफ्ते आपने देखा गुल्सबी, पावेल, कई सारे फेड स्पीकर ने एक साथ स्पीच दी थी। ये चीज़ें आप हमेशा मिस करते हो, लेकिन आगे से ध्यान रखें ये सारे एफओएमसी मेंबर क्या कह रहे हैं और गोल्ड पे उसका क्या इफेक्ट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस पीडीएफ में पहली लाइन थी प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी, इसे टिप्स बोलते हैं और ये गोल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इन्फ्लेशन नीचे जाएगी और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगा तो टिप्स बढ़ेंगे और टिप्स और गोल्ड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। टिप्स का चार्ट आपको ईजिली नहीं मिलेगा, ये ब्लूमबर्ग टर्मिनल में या ब्लूमबर्ग साइट पर मिलेगा। इसलिए एक ही ऑप्शन है, आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड चार्ट को देखते रहें। इसका उद्देश्य एक ही है, आप गोल्ड को बाय ना करें, टिप्स बाय करें और इन्फ्लेशन से आप बच जाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी यूएस गवर्नमेंट की होगी। लेकिन इन लोगों को जब स्टैगफ्लेशन का भूत दिखाई देगा तो ये लोग ट्रेजरी को डंप कर देंगे और गोल्ड को फिर से बाय करेंगे। टिप्स का नेगेटिव होना गोल्ड के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। और आप चार्ट चेक कर सकते हैं, मई एफओएमसी मीटिंग से गोल्ड नीचे आ रहा था और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहा था। जब तक बॉन्ड यील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा गोल्ड का डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद रिसेशन ऑकरिंग बाय एंड ऑफ 2024, एफओएमसी फोरकास्ट कर रही है कि नेक्स्ट ईयर 2024 के लास्ट में रिसेशन होगी। लेकिन उस साल नवंबर में इलेक्शन भी होंगे और मुझे तो नहीं लगता कि बाइडन के होते हुए रिसेशन के समय वोटिंग होगी। वो ट्राई करेंगे कि जिस समय वोटिंग हो उससे 6 महीने पहले रिसेशन को रोक दिया जाए, क्योंकि अगर रिसेशन के समय वोटिंग हुई तो बाइडन का हारना फिक्स है। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा वो सुपर लकी होगा, उसे कुछ नहीं करना, केवल फेड से ये कहना है मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दें रिसेशन को रोकने के लिए। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएस हिस्ट्री में 1929 का मार्केट क्रैश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस मार्केट क्रैश से जब तक बॉटम नहीं बना उस समय यूएस प्रेसिडेंट कौन था और उनके साथ क्या हुआ, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड में कोई भी पॉलिटिशियन हो और वो कितनी अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी बना दें या फिजिकल पॉलिसी बनाएं, उन्हें कभी वोट नहीं मिलते।
और इस पीडीएफ में लिखा है कि रिसेशन की टाइमिंग आगे शिफ्ट हो चुकी है। ये सारा गेम एनएपी से हुआ है। 500 की एनएपी आई थी, उसकी वजह से रिसेशन फोरकास्ट आगे शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन रिसेशन तो आके ही रहेगी। उसके बाद अगली लाइन रियल यील्ड यानी कि टिप्स, ये बढ़ेंगे और फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 तक उन्हें उसी लेवल पे मेंटेन रखा जाएगा। अगर एफओएमसी की बात सुने तो गोल्ड नीचे जाएगा और अगले साल जून जुलाई महीने तक वो नीचे ही रहेगा टिप्स के बेस पे। लेकिन इस पीडीएफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये है जो इस वीडियो के बाद में आपको समझाई जाएगी। और उसके बाद इंफॉर्मेशन अवेलेबल जुलाई 25 और 26, लेकिन उसके बाद बहुत सारा डेटा आया है और एक और फेड स्पीच आई है, क्योंकि इस एफओएमसी में फेड ने बोला था सीपीआई एनएपी अगर दोनों ही घट जाती हैं तो अगली एफओएमसी में रेट हाइक नहीं होगा। एक सीपीआई आ चुकी है और दूसरी एनएपी इस हफ्ते फ्राइडे को आएगी। अगर एनएपी भी घट जाती है और उसके बाद सीपीआई, तो सितंबर एफओएमसी में रेट हाइक होगा ही नहीं। ये इन्होंने जुलाई एफओएमसी मीटिंग में बोला था, लेकिन कल की स्पीच में इन्होंने बोल दिया है कि इन्फ्लेशन पीक हो चुका है। और इस हफ्ते आपका एक और इन्फ्लेशन नंबर पीसीई आएगा और उसके बाद सीपीआई। अगर दोनों ही एक्सपेक्टेशन नंबर से कम आते हैं तो फिर आपको सितंबर एफओएमसी मीटिंग का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। रेट हाइक की पॉसिबिलिटी उसी समय ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगली लाइन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ चुकी हैं। ये बाइडेनोमिक्स है और बाइडेन केवल अकेले नहीं हैं, सारे पॉलिटिशियन ये चाहते हैं कि उनकी कंट्री में अब मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसकी वजह से यूके, उसके बाद यूएसए और करंट में चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बने। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग का समय जा चुका है रोबोट और एआई की वजह से। और बाइडेन ने जो फिजिकल पॉलिसी बनाई थी उसकी वजह से ये एक्टिविटी बढ़ रही है और इकोनॉमी फिर से रीएक्सेलरेट हो रही है, जिसकी वजह से रेट हाइक का फियर था। यहाँ पर फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, जिस वजह से रिसेशन डिले होती जा रही है। अगर बाइडेन ने अपनी फिजिकल पॉलिसी को नहीं रोका तो इन्फ्लेशन कभी भी 2% नहीं जाएगी। उसके बाद अगली लाइन चाइना में लॉकडाउन ख़त्म हुए नवंबर महीने में और इस समय चाइना में इकोनॉमिक डिप्रेशन है। ब्रिक्स मीटिंग में चाइना गवर्नमेंट ने ये चीज़ नहीं कही, लेकिन जैसे ही वो चाइना वापस जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होगा, वो चाइना इकोनॉमिक डिप्रेशन को कैसे रोकेंगे। इन्होंने जुलाई एफओएमसी मीटिंग में ये बात कही और कल की स्पीच में उन्होंने चाइना के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन जब अगली एफओएमसी मीटिंग होगी उसमें वो चाइना के बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि जुलाई एफओएमसी मीटिंग से अब तक चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन बेकार होती जा रही है और चाइना की इकोनॉमिक डिप्रेशन फेड रेट हाइक को रोक सकती है समय से पहले। उसके बाद अगली लाइन मार्च महीने में आपने सिलिकॉन वैली बैंक कलेप्स देखा, लेकिन बैंक के स्टॉक पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं। क्योंकि स्टॉक पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। जब क्राइसिस आई थी मार्च और जुलाई एफओएमसी मीटिंग में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था रेट कट होगी, लेकिन उल्टा हुआ रेट हाइक।
लोन ऑफिसर सर्वे, ये क्वार्टरली डेटा है। नेक्स्ट डेटा का इंतज़ार करें। अगस्त महीने में जब गोल्ड गिरना शुरू हुआ था, ठीक उसी समय ये डेटा आया था। इसे देखकर तो यही लगता है कि रिसेशन आने वाली है। और जब अगला नंबर आएगा तो उसमें ये चीज़ें और भी बढ़ेंगी, क्योंकि रिसेशन पहले बैंक लोन में दिखाई देगी। इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे कि एनएपी, सीपीआई या जॉब्स क्लेम, इनमें बहुत बाद में दिखाई देगी। उसके बाद अगली लाइन, इस जुलाई एफओएमसी मीटिंग में फेड ने ऑफिशियली बोला था कि उन्हें अब रिसेशन दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो बैकवर्ड डेटा को देखते हैं जैसे कि एनएपी, जीडीपी, वो अभी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा लैगिंग इंडिकेटर होते हैं और ये केवल पास्ट इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं, फ्यूचर को नहीं। अगली साल 2024 में क्या होगा ये डेटा अभी शो नहीं कर रहे। और फेड दिखता है हमेशा बैकवर्ड इंडिकेटर, लेकिन मार्केट दिखता है हमेशा फ्यूचर इंडिकेटर। और इस हफ्ते पीसीई नंबर आएगा और उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोर पीसीई नंबर। सीपीआई भी नहीं, पीसीई भी नहीं, कोर पीसीई। अगर फेड बोलता है 2% इन्फ्लेशन टारगेट, तो उनका मतलब यही है कोर पीसीई नंबर 2% होना चाहिए। उसके बाद अगली लाइन, अनसर्टेनिटी अबाउट लैग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करा था 4 बार, लेकिन उसके बाद सिलिकॉन वैली बैंक कलेप्स हुआ, रेट हाइक के अगले दिन नहीं हुआ। ये है आपका लैग इफेक्ट। और रेट हाइक के तुरंत बाद इकॉनमी कलेप्स नहीं होगी, समय लगेगा, धीरे धीरे होगी। क्योंकि कुछ कंपनियां 0% इंटरेस्ट रेट पे पहले ही लोन ले चुकी हैं और वो लोन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब समय आएगा उन्हें दोबारा लोन लेने के लिए, तो उनके पास इंटरेस्ट रेट 0 नहीं 5% होगी, तब इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। और कल शाम की फेड जैक्सन होल स्पीच में उन्होंने यही बोला था कि केयरफुल मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, कि अगले रेट हाइक से पहले उन्हें केयरफुली सोचना पड़ेगा कि रेट हाइक करें कि ना करें, केवल मॉनेटरी पॉलिसी लैग इफेक्ट की वजह से। और फेड ऑफिशियली इस चीज़ को बोलते हैं लैग इफेक्ट की टाइमिंग 12 महीने से 18 महीने तक होती है, यानी कि कम से भी कम 1 साल। अगर जुलाई एफओएमसी मीटिंग आपका लास्ट रेट हाइक था 2023 में, तो उसके 1 साल बाद जुलाई 2024 के बाद आपको इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। उसके बाद अगली लाइन, टाइटनिंग क्रेडिट कंडीशन इन बैंकिंग सेक्टर। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद बैंकिंग सेक्टर में फियर था और उनसे जो मनी जाता है कंज्यूमर के पास, साधारण व्यक्ति के पास, वो मनी फ्लो कम हो गया है। और इस मिनट पीडीएफ में फेड ने बोला है कि आने वाले समय में वो चीज़ बढ़ेगी, क्योंकि सारे इंटरेस्ट रेट बढ़ रही हैं, क्रेडिट कार्ड लोन, होम लोन, कार लोन। और जब ये इफेक्ट धीरे धीरे इकोनॉमी पे दिखाई देगा, तो अभी इकोनॉमी स्लोली नीचे आ रही है, लेकिन उसके बाद वर्टिकली नीचे जाएगी। उसके बाद अगली लाइन, ज़्यादातर एफओएमसी मेंबर ने देखा कि अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन और ऊपर जाती है तो उन्हें और रेट हाइक करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, जब ये लो 1885 इस एफओएमसी मिनट पीडीएफ के बाद बना था, क्योंकि उन्होंने बोला था और
ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने पे और ज़्यादा रेट हाइक करना पड़ेगा। तो उसके बाद गोल्ड नीचे क्यों नहीं गया, तब से ऊपर क्यों है ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद भी। अगर इस FOMC मिनट PDF की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन को आप देखें, इसमें उन्होंने बोला है एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई रेट हाइक इस टाइटनिंग साइकिल का आखिरी रेट हाइक हो सकता है। ये चीज़ FOMC स्पीच में नहीं बोली थी, लेकिन मिनट PDF में क्लियर लिखा है जुलाई FOMC मीटिंग आपका लास्ट रेट हाइक हो सकता है। अगर ये लास्ट रेट हाइक है, इसी वजह से गोल्ड 1885 सपोर्ट लेवल से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर इस चीज़ को और भी ध्यान से समझना है, आप लास्ट ईयर सितंबर FOMC मिनट PDF को पढ़ें। जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको सारा PDF नहीं पढ़ना, केवल पेज 9 पे ये लाइन पढ़नी है। इसमें बोला था कि एक समय ऐसा आएगा कि उनको रेट हाइक का साइज घटाना पड़ेगा। रेट हाइक की शुरुआत 25 बेसिस पॉइंट से हुई थी, फिर वो बढ़ता गया, 25 से 50 हुआ, उसके बाद 75 हुआ, और 75 बेसिस पॉइंट का इन्होंने 4 बार रेट हाइक करा। ये आपकी सितंबर FOMC मीटिंग थी। और जब इस मिनट PDF में उन्होंने बोला कि रेट हाइक का साइज घट सकता है, तो नवंबर FOMC में भी उन्होंने 75 का रेट हाइक करा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने मीटिंग बाय मीटिंग रेट हाइक का साइज घटाया। नवंबर में 75 करा, फिर 50, फिर उसके बाद 25, और नवंबर FOMC के बाद का बॉटम 1620 था, और तब से गोल्ड लगातार ऊपर जाता रहा फरवरी FOMC मीटिंग तक, और आपका टॉप था 1959। क्योंकि फेड ने मिनट PDF में पहले बोला था कि रेट हाइक का साइज घटेगा, और साइज 75 से घट के 25 होना ये एक डॉविश साइन है, और इसी वजह से गोल्ड 1620 से 1959 तक गया। लेकिन आप लोग फेड स्पीच नहीं देखते, मिनट PDF नहीं पढ़ते, और न्यूज़ कंपनी का काम है आपको कंफ्यूज करना, और कंफ्यूजन की जो थोड़ी कमी बच जाती है वो आपके दोस्त पूरी कर देते हैं। लेकिन न्यूज़ हेडलाइन देखो आप, जिसकी वजह से सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसमें लिखा है कि न्यूज़ कंपनी क्या सोचती हैं फेड जैक्सन होल स्पीच के बारे में। इन्फ्लेशन ज़रूरत से ज़्यादा थी, और ये लोग और ज़्यादा रेट हाइक के लिए तैयार हैं। ये इनकी हेडलाइन है CNBC की। लेकिन फेड ने स्पीच में क्या बोला था, इन्फ्लेशन पीक हो चुकी है, CPI और कोर इन्फ्लेशन नंबर। और सेकेंड लाइन ये थी कि वो आगे रेट हाइक से पहले केयरफुली सोचेंगे कि रेट हाइक करें कि नहीं करें। लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हेडलाइन में है ही नहीं। जैसे कि वीकली वीडियो मैंने बताया था, इन्होंने ठीक वही चीज़ बोली कि लास्ट ईयर जैक्सन होल मीटिंग से लेके अब तक इकोनॉमी में क्या क्या हुआ। और इन्होंने एक और चीज़ एक्स्ट्रा बोली, जो पहला रेट हाइक हुआ था मार्च 2022 में, तब से लेके अब तक क्या क्या हुआ। क्योंकि ये रेट हाइक इन्फ्लेशन को रोकने के लिए करा जा रहा है, इसलिए ये क्लियर नहीं बोल सकते कि जुलाई FOMC मीटिंग में रेट हाइक ख़त्म हो गया, अब वो दोबारा रेट हाइक नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे ठीक इसी समय। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी में हमेशा ये चीज़ों को घुमा फिरा के बोलते हैं। कल आपने फेड की जैक्सन होल स्पीच देख ली, उसके बाद CNBC हेडलाइन देख ली, और उस जैक्सन होल स्पीच से पहले CNBC की ये ट्रेड रिकमेंडेशन थी, वो गोल्ड पे बुलिश थे। और जब ये वीडियो आई थी,
गोल्ड 1922 लेवल के पास में साइडवे था। आपको न्यूज़ के लिए कुछ नहीं करना, केवल ट्विटर पे फॉलो करना है और आपको सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन ट्विटर पे मिल जाएगी। क्योंकि लास्ट वीक गेम यही था कि मार्केट 1885 लेवल से ऊपर क्लोज होगा कि नहीं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप डीएम कर सकते हैं। ये लॉरेंस समर का ट्विटर अकाउंट है। ये जो कहेंगे वो न्यूज़ बनेगी और फिर आप उस स्टेटमेंट को सारी न्यूज़ साइट पे चेक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते इन्होंने ये इन्फ्लेशन का चार्ट शेयर करा और इस चार्ट का कहना है इन्फ्लेशन साइडवे रहेगी और अब से 3 साल बाद यानी कि 2026 में ये फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी और इस बार 11% जाएगी। ठीक उसी हफ्ते जब फेड ने बोला है इन्फ्लेशन पीक हो चुकी है, अब वो दोबारा ऊपर नहीं जाएगी। लॉरेंस समर कौन है, होमवर्क में आप खुद चेक करें और इनके इस चार्ट की इतनी वैल्यू क्यों है। और बिगिनर ट्रेडर के लिए अगर FOMC मिनट PDF को ही देखें तो प्रॉब्लम एक नहीं बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश लैंग्वेज की। ये सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है और फेड की स्पीच भी इंग्लिश में ही होती है। इकोनॉमिक्स की शुरुआत 2 देशों ने की थी, USA और UK, और इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो इंग्लिश में ही है। इसलिए अगर आपको इकोनॉमिक्स सीखनी है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही सीखनी पड़ेगी और US और UK हिस्ट्री को ही पढ़ना पड़ेगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज से अलग किसी भी लैंग्वेज में आप ट्राई करते हैं और इन दो देश से अलग किसी भी देश की इकोनॉमिक हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो पहला बैरियर है इंग्लिश लैंग्वेज का और दूसरा है इस साइंस का जिसे हम इकोनॉमिक साइंस बोलते हैं। जैसे इस समय मोस्ट पॉपुलर वर्ड है सॉफ्ट लैंडिंग। फेड ने बोला है सॉफ्ट लैंडिंग होगी और अब तो सब लोग जान चुके हैं सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन हम लोगों का कहना है कि US इकोनॉमी की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हार्ड लैंडिंग होगी। लेकिन इस सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग के अंतर को समझने के लिए आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़नी होगी। उदाहरण के तौर पे ये किताब होली ग्रेल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। राइटर का कहना है इन्होंने फेड के साथ काम किया है। पहला रीज़न इस किताब को पढ़ने का। दूसरा रीज़न हाई लेवल की इकोनॉमिक्स है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आता है या नहीं, किताब पढ़ने को मन करता है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैक्रो ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो आपको ऐसी किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी। तीसरा कारण इस किताब को पढ़ने का ये है कि आपका हाई लेवल इकोनॉमिक्स से इंट्रोडक्शन हो जाएगा और आपका लेवल क्या है। और इस किताब में आपको USA और जापान दो देश की इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी हिस्ट्री मिलेगी। USA इस समय रेट हाइक कर रहा है, अगला नंबर जापान का है और जब ये रेट हाइक करेंगे स्टॉक मार्केट में अर्थक्वेक आएगा। और ये जो बीमारी है रिसेशन की, ये केवल एक शब्द है, लेकिन ये क्यों होती है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल से समझाई गई हैं किताब में। सो प्लीज़ इस किताब को पढ़ें और पढ़ने के बाद चेक करें आपका लेवल क्या है।